चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि यहां पर हमें नेट प्रॉफिट कितना मिला, 2 एटीपी। अगर ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस किसी माइक्रोब में हो रहा है तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, और अगर ये ग्लाइकोलिसिस किसी एनिमल में हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो ऐसे ये दो बात और बना देना उसी कॉपी में जहां पर ने बनाया है, वहीं पर पायरुविक एसिड अगर माइक्रोब में कन्वर्ट हो रहा है तो माइक्रोब में बन जाएगा वो अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बनेगा किसमें, अमोनिया में। ये बन जाएगा NH3 में। हाँ, जो पायरुविक एसिड है यदि वो सूक्ष्म जीवों में होगा तो ये तो मैंने पहले बता दिया ना, थोड़ी देर पहले, वही लिखा रहा हूं। ध्यान देना कि हमने ग्लाइकोलिसिस समझा दिया है ना आपको, यहां तक आपने जाना कि पायरुविक एसिड बन गया और कितना बना, हमें 2 एटीपी मिल गया। दुगो क्या है, 2 एटीपी। गो मत जोड़ा करो, आदत खराब, सही है अपनी, सही कर लो। हाँ, हिंदी भाषा सही इस्तेमाल करो। तो माइक्रोब्स में अगर होगा, सूक्ष्म जीव में होगा, क्या बनेगा, अमीनो एसिड और अमोनिया। और एनिमल में होगा तो लैक्टिक एसिड, एनिमल में होगा तो लैक्टिक एसिड। और यही वजह बनता है क्रैम्प और फटीग का, खिंचाव होगा या बॉडी में पेन होगा, क्रैम्प और पेन की समस्या बनेगा। वही नहीं, कहीं स्टार बना के लिखिएगा। हाँ, लिखिए, when glycolysis process occurs in microbes, when glycolysis process occurs in microbes, then pyruvic acid convert into amino acid, occurs in microbe, then pyruvic acid convert into amino acid and in ammonia, amino acid and in ammonia, amino acid and in ammonia। हिंदी में लिखिएगा, जब ग्लाइकोलिसिस सूक्ष्म जीवों में होता है, जब ग्लाइकोलिसिस सूक्ष्म जीवों में होता है, जब ग्लाइकोलिसिस सूक्ष्म जीवों में होता है, जब ग्लाइकोलिसिस सूक्ष्म जीवों में होता है तो पायरुविक अम्ल, अमीनो अम्ल व अमोनिया में, पायरुविक अम्ल, अमीनो अम्ल तथा अमोनिया में, पायरुविक अम्ल, अमीनो अम्ल और अमोनिया में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल, अमीनो अम्ल और अमोनिया में बदलता है। पायरुविक अम्ल, अमीनो अम्ल और अमोनिया में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल, अमीनो अम्ल और अमोनिया में बदल जाता है। दूसरा लिखिएगा, नोट नंबर 2। दूसरे में क्या लिखना है कि अकर्स इन एनिमल, लिखिएगा, when glycolysis process occurs in animal, when glycolysis process occurs in animal, glycolysis process occurs in animal, occurs in animal, then pyruvic acid convert into lactic acid, 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 which is reason of body pain and cramp. Pyruvic acid convert into lactic acid, which is reason of body pain and cramp। क्या हुआ, बेहोश हो गया? देखना भैया क्या प्रॉब्लम आई। उधर कोई है हमारे यहाँ का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का नाम पे 2 लोग हैं, क्या बताएं क्या हुआ भैया, आसपास सहयोग करो, देखो क्या हुआ।
कोई बेहोश नहीं हुआ है? मारेंगे उलट जाओगे, बता दे रहे हैं, झूठ मूठ के बेहोश होगे तो। है हाँ, हमें लगा कोई सड़क के गिर गया उधर। चलो ठीक है, एसी बंद कर दो। क्या वो ठंडा नहीं कर रहा है क्या एसी? हमें वो ठंडा लग रहा है लेकिन वो हालात नहीं है कल वाली। ऐसा है कि बैठा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अब एकदम भी लग्जरी फील नहीं हो सकता ना। फिल्म देखे नहीं आए हो कि एकदम ठंडा कर दे, पूरा माइक एकदम हल्ला करता रहे। पॉपकॉर्न भिजवाए क्या, एक एक छोटा छोटा? हाँ, ये भी व्यवस्था करवाए, कल करा दे। एक 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 पॉपकॉर्न एक एक करवा देते क्या? एक एक में तो काम बन जाएगा। उसको तोड़ तोड़ के खाना, जैसे छोटे अपने बिस्किट खाते थे। कभी बिस्किट खाए हो? इसका ऐसा थोड़ा काट लो, फिर थोड़ा और काट लो, चारों तरफ से खाओ, फिर इतना बच जाए, है ना? वैसे ही क्या चीज? हाँ, और जो क्रीम वाला आता है उसका क्या खाओ पहले? क्रीम क्रीम खा लो, फिर वो बचे। बता रहे हम चार चार ही खाते थे। चलिए, तो सर आज की आपकी आवाज भी आज ठंडक है, बहुत ठंडक है ना? क्या कर सकते हैं, आपको ये नहीं पता कि हम लोग विगत दिनों में कितने संघर्ष के साथ पढ़े हैं। ये भाई वाकई में आप लोग महान हो, है ना? दिल्ली उल्ली में कोई बैठता बैठता नहीं है, नहीं ताली बजाने वाला काम नहीं किए हो, काम की वजह से बैठे हो। लेकिन फिर भी भाई किसी किसी घर में हो सकता है एसी हो तो वो चलाते होंगे, या कूलर तो होगा ही होगा घर पे। अगर यहाँ घर होगा पटना में तो, अब यहाँ कमरा लियो तो कौन सा कूलर लियोगे हमें सब पता है ना? चलिए, कल एक भाई साहब ने कहा कि मुसल्लापुर हाट में कि नौकरी ले लो, इस नौकरी में दिन में 3 बार तौलिया बदली जाती है आपकी कुर्सी में। तो कह रहा है कि सर तौलिया तो सर आज भी हम बदल लेते हैं। हमने कहा जो तुम तौलिया पहनते हो मुझे पता है, लाल लाए थे काली पड़ गई है, और आज के 3 साल पहले खरीदे थे, है ना? तो उस तौलिया से, हाँ पटना जंक्शन से, है ना, 100 में 3। तो उस तौलिया से और बीपीएससी वाली तौलिया तक का सफर काफी मेहनत वाला है। वाकई में ऐसा होता है, जानते हो कि नहीं? जैसे एसडीएम बन जाओगे तो सुबह जाओगे तो एक बहुत शानदार व्हाइट कलर की टॉवेल आपकी चेयर पर लगी रहेगी। जैसे आप 10-11 बजे उठोगे चेयर से नाश्ता वास्ता के लिए, बाहर एक बड़ी मतलब बहुत प्रोटोकॉल होता है कि नाश्ता आप वहां पे नहीं करोगे, नाश्ते के लिए प्रॉपर मेस है या आपका एक अलग रूम है, वहां नाश्ता करोगे। लौट के जब आओगे देखोगे तौलिया चेंज है, पूरा फिर से साफ सफाई रहेगा। अगर फूल कोई मुरझाया है गुलदस्ते का तो वो बदल दिया जाएगा, नया लगेगा वहां पर। आप फिर बैठ के नहीं, प्लास्टिक नहीं, प्रॉपर रहता है। मतलब पूरा ऐसी सुविधा, अंग्रेजों की नौकरी है ना ये एसडीएम और डीएम, ये अंग्रेजी की नौकरी, आज भी अंग्रेज वाला मानसिकता है। आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, मैं वही हूं जो दाल चावल सब इकट्ठा खा लेता था। है ना? भरोसा ना होगा अपने ऊपर, ये कैसे हो। इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तत्काल नौकरी नहीं दी जाती। जब ट्रेनिंग आपके यहाँ बेपार्ड कौन सा है? बेपार्ड है। तो अब आप जहां, तो वहां आपको लगभग साल भर तो न्यूनतम रखेंगे। तो उस बीच आपको पूरी बात बताएंगे कि अधिकारी की तरह कैसे रहना है, आपको वैसा वहां फील कराएंगे। तो धीरे धीरे 2-4-6 महीने बाद आपके सुर बदल जाएंगे। फिर आप जूता बांधने में बहुत मुश्किल करोगे, यार कोई बांध देता तो अच्छा था इसे। मतलब इस तरह की भावना आपके अंदर जगाएंगे अधिकारी वाली, कि आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ ना हो, थोड़ा सा अपवर्ड रहो। बहुत डाउन टू अर्थ अधिकारी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। जहां होना है वहीं होइए। अभी तो हम कहीं भी डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, क्योंकि डाउन ही डाउन है ना, अर्थ के साथ ही तो है हमेशा, ऊपर है ही नहीं, तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। वहां पे क्या है कि अधिकारी होने का कई, जैसे अब मान लो कि आप सामने विधायक आ गया, अब विधायक आ गया, डाउन टू अर्थ तो नहीं हो सकते ना। तो वो सारे गुण दिखाए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा कि जीवन जीना कैसे है, कांटे से कैसे खाना है, चम्मच से कैसे खाना है, ऐसे सपड़ सपड़ नहीं खाना है, नहीं तो साने एक बड़ा कवर लिए मारे खांच के, अभी तो यही चलता है। तो प्रॉपर तरीके बताए जाए, पूरे जो एडिकेट्स होते हैं अधिकारियों के, वो सारे एडिकेट्स मैनर्स आपको सिखाए जाएंगे। कारण कि हम मैनरलेस प्राणी है ना, मतलब मैं नहीं हूं,
हमने लगभग सीख डाले हैं, आप अभी सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कभी कभार ऐसे ही चल जाता है काम। फिर भी अधिकारी के साथ ये होगा, शाम को फिर आपको नाश्ता वगैरह मिलेगा। जब आप थोड़ा सा देखेगा आपका चपरासी कि साहब थक गए हैं लग रहा है, चेहरे पे हल्की उदासी आ रही है, तुरंत कहेगा साहब कुछ लाएं क्या। तो आपका हर चीज वो जानता रहेगा, यानी पत्नी से ज्यादा वो जानेगा कि आप क्या खाते हो, क्या कब आप गुस्सा होते हो। वो आपका जो कर्मचारी होगा चपरासी होगा, वो भी सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन वो 4th क्लास के हैं, आप 1 क्लास के अधिकारी रहेंगे। तो वो आपकी सारी बात जानेगा। सब थोड़ा सर थोड़ा अदरक डाल दें चाय में, डाल दो सर, थोड़ा इलायची 2 और बढ़ा दें, बढ़ा दो, है ना, क्योंकि तब तक आपको शुगर हो चुका होगा, तो सर चीनी कम कर दे। है ना? तो कहेगा हाँ हाँ ठीक है। तो जब चाय नहीं पीता तो दूध मिलेगा, ब्लैक कॉफी मिल जाएगी, तमाम चीजें मिलेगी। और जब आप शाम को आएंगे ना, जैसे आपने सर देखा होगा कि हम लोग उतरते तो हमारा गेट कोई खोलता है, आपका भी खुलेगा। आप कभी भी अपने हाथ से गेट नहीं खोलोगे कि उतरे, और अभी तो खटका के अभी गेट वहां से खोल के रख दो, है ना, अभी तो पेचकस लेके चलते। अगर मान लो दिक्कत है तो पेचकस से खोल देंगे, लेकिन उस समय आपका चपरासी उतरेगा, प्रॉपर गेट खोलेगा, आप आराम से उतरोगे। फाइल होगी तो हाथ में आप नहीं लोगे, वही ले लेगा हाथ में। मोबाइल कहेगा कितने ग्राम का वजन है, कहीं 250 के, उठाते क्यों नहीं हो। तो मोबाइल भी, समझ रहे हो, हाँ, ये डायलॉग कहीं का है ना। तो जैसे कोई फोन उठाता नहीं तो कितने ग्राम का फोन है, 100 ग्राम का, उठाते क्यों नहीं, इतना वजन है। तो आपका मोबाइल फोन अगर 2 लिए हो और लैपटॉप भी है तो भी सर लाई ले लेते हैं। तो आपको लगेगा यार जिंदगी में अब मजा आ रहा है ना। अब जिसके लिए वो हम लेटे थे या गर्मी में यहां बैठे थे, पसीने से तरबतर हो गए थे, इसका भाव मिल रहा है। उसके बाद आपको पता है, जैसे अभी क्या है कि मैंने गांव में देख रखा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ जाते हैं सब। जब पैसे की कमी होती है तो मान लो कि 2-3 भाई हैं आपस में, तो किसी भाई, छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक भाई लस्सी लेकर के आ गया, और वो क्या करता है कि 2 लस्सी लाएगा, एक अपना पी लेगा, एक अपनी पत्नी को पिला देगा अंदर ही अंदर में, और घर परिवार एक साथ चल रहा है। और उसके बाद गलती से यहां लग जाती है लस्सी, बाहर निकला, अब दूसरा वाला भाई की पत्नी देख ली, गिलास में लगा रहता है ना, कह रही कुछ तो आया था आज। अब शाम को उसी से झगड़ा हो गया, मतलब इसी की वजह से परिवार में विवाद हो गया। जब आप ये जो नौकरी पा जाओगे, बहुत ऊपर उठ जाओगे, जाओगे गाँव, अच्छा ये समस्या है, ठीक है, 10 किलो लस्सी लेते हो, पूरे गांव बंटवा दो। हाँ, मतलब दही लाओ, पूरे गांव बंटवा दो, ठीक है। कोई आए, आपका रिश्तेदार है, भैया ऑपरेशन करवाना है, बहुत परेशान चल रहे हैं, क्या हो गया, पथरी हो गई। किसको हो गई, अरे तुम्हारी तुम्हारी चाची को हो गई है। अच्छा कितना लगेगा, वही डॉक्टर बोल रहे हैं 50,000, रुकिए 1 लाख ले जाओ। ना, ऐसा बोलोगे, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलोगे। हाँ, ये जो भाव होंगे ना, क्योंकि आपके पास पैसे का कोई कमी, सारा खेल पैसा है और पावर है। आप जब गांव उतरोगे तो सब एकदम आ जाएंगे, भैया नमस्ते, बोलना ही नहीं ना, आवाज ही नहीं, क्योंकि बोलोगे तो आपको लगेगा कि यार कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है ओके। जब आप उतरोगे तो सारे भाव अलग रहेंगे। आपका नाम रमेशवा से रमेश जी हो जाएगा, अभी तो रमेशवा रे कहते हैं ना, करे रमेशवा आ गए। तो फिर कहेगा रमेश जी वे आ गए, आइए रमेश बैठे बैठे, आगे की पंक्ति को मौका मिल जाएगा, है ना। जो अगल बगल के मान लो अधिकारी बन गए, विवाह नहीं किए हो तो विधायक मंत्री सब पहुंच जाएंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, मत लेना, मत लेना, बहुत पैसा कमा लोगे, इतने करोड़ कमाओगे कोई गिनती नहीं है। बोल देना कि मैं नहीं लूंगा, हम ऐसी शादी करेंगे जो बिना पैसे वाली करेंगे, है ना। क्योंकि 1 करोड़ जो लेकर के आएगी वो रोटी नहीं खिलाएगी, वो कहेगी ओ सॉरी, आपने तो कहा ही नहीं था कि रोटी बनानी पड़ेगी, है ना।
आप फिर वो कहेगी ऐसा करो कि मेरे दांत में दर्द है, तुम रोटी को थोड़ा थोड़ा काट दो तो मैं खा लूंगी। तो आप क्या करोगे, नौकरी करके लौटोगे, उसके बाद फिर रोटी पीसोगे और पीस के उसके मुंह में डालोगे और ऐसे हाथ जोड़ खड़े होकर देवी जी खा लो। वही हाल आपका भी होगा, ध्यान देना। नौकरी मिलने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से शादी मत करना जो आपके समकक्ष होगा या नौकरी कर रहा होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से ही करना जो संघर्ष में होगा, है ना। आप शादियां चलती नहीं है, आईएएस आईएएस की नहीं चलती, आईएएस पीसीएस की नहीं चलती, चलेंगी ही नहीं। कारण कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी आता ही रहेगा। कारण कि आपका सार्वजनिक जीवन है और पति पत्नी के जीवन में सार्वजनिक जीवन मायने नहीं रखता। वो पूछ लेगा एक दिन, ये बहुत आजकल साथ साथ चलता है, ये कौन है? तो आपको कि मेरा सेक्रेटरी है। नहीं, हम चलेंगे साथ में। अरे पागल, तुम कहां से चल पाओगे? तो ये शंका के बीज बोने शुरू हो जाते हैं। और पति पत्नी अलग भाव है और अधिकारी का अलग भाव है। तो एक डोमिनेटिंग होना चाहिए और एक रेसेसिव होना चाहिए जीवन में। दोनों डोमिनेटिंग हो जाएंगे और दोनों रेसेसिव हो जाएंगे। तो रेसेसिव होंगे तो खाए भी ना मरोगे, और डोमिनेटिंग होंगे तो लड़ लड़ के मरोगे। यही देखो। और एक डोमिनेटिंग एक रेसेसिव रहेगा तो मामला बैठेगा, बैलेंस बना रहेगा। तो बैलेंस बना के चलना, ये ध्यान रखना है ना। और आपसे तो बिल्कुल उम्मीद यही है। आपका तो भाई हाथ में नहीं है, माता पिता भी जिम्मेदार हैं आपके, इधर हाथ में रहता है। ये लोग बगावत कर सकते हैं तो बागी नहीं कहलाते। बच्चियां बगावत करती हैं तो इन्हें बागी नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है कि इनका चरित्र ठीक नहीं है ना। तो बच्चियों के साथ समस्या, इनको बागी कहा ही नहीं गया आज तक, इनको चरित्रहीन का नाम बोला जाता है कि चरित्र ठीक नहीं था। इधर जब बगावत होती है तो क्या कहते हैं, क्योंकि इनको किसी ने सर्टिफिकेट दे रखा है, इनके समाज ने, जिसको बोलते हैं पितृ सत्तात्मक समाज। आप में बागी नहीं होते, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो जब बागी नहीं होते तो एक ही शब्द है कि ये अपने समाज का क्या कर दी है, चरित्र हरण कर दी है। ऐसा लोग बोलते हैं समाज, जो कि ये तरीका सही नहीं है। आप भी बागी हो सकते हो, बगावत कर सकते हो। बहुत सी बच्चियां बगावत करके आई होंगी यहाँ पर, है ना। घर वाले मना कर रहे होंगे, हाँ ना जाओ, नहीं हमें जाना है। मेरे पास मैसेज बहुत से आते रहते हैं ना कि कैसे करें तमाम। इनको सामाजिक बंधन बहुत है, आपको बंधन है लेकिन वो दूसरा वाला है। आपको कोई कहने वाला नहीं। मान लो आपने कहा भाई शादी नहीं करेंगे अभी, तो नहीं करेंगे। इधर क्या कि हमारी जिम्मेदारी होती है, घर परिवार वाले माता पिता परेशान है, शादी विवाह कर दे भैया, अपने घर जाएं, कौन बैठा खिलाएगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि सामाजिक ऐसा ताना बाना बुन उठा है। तो बड़ी जिम्मेदारी लेके आए हो, उम्मीद से मेहनत से लगे रहो, पीटी निकाल लेना। पीटी निकलने के बाद नौकरी मिलने लगती है, ध्यान देना, मिलती नहीं है, मिलने लगती है। आपको भी ध्यान देना कि पीटी निकाल लेना, नौकरी मिलने लगेगी। 71 नहीं मिलेगी तो 72 तक मिलेगी। इस बैच के जितने भी लोग हैं उनको मेरी यही सलाह है कि 74 तक ये युद्ध लड़ना। कब तक? 70। अगर नहीं हुआ तो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एट लीस्ट अंतिम युद्ध कब होगा आपका? 74 तक। उसके बाद नहीं मिल रहा है तो फिर अपने रास्ते कोई और चुन लेना, क्योंकि ये जीवन नहीं है। कुछ लोग बहुत दिन गुजार देता है ना, 5 साल 10 साल यहीं रुक जाता है, तो बहुत बड़ा जीवन नहीं है ये। बहुत सारे काम बचे हैं जीवन में, बिजनेस है, बहुत सारे काम है, ऐसे पैशन आपके होंगे, उनको फॉलो अप करना होगा। कोशिश करना कि 74 तक एट लीस्ट नौकरी मिल जाए। और यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग वहां तक जा सकते हैं। तो और ये ध्यान रखना कि कल नौकरी नहीं मिलती, इसमें परसों भी नहीं मिलती। मैच्योरिटी पीरियड कितना है आपका? 24 ईयर मंथ है, 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। उसके बाद आपको नौकरी मिलने लगेगी। यहां नहीं मिलेगी तो किसी और मिलेगी। और ध्यान देना, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ नौकरी की बहुत आवश्यकता है, वो केवल बीपीएससी में नहीं बल्कि इससे जुड़ा हुआ और कोई परीक्षा आता है वहां भी बैठा करिए। आवश्यक नहीं है कि आप इसी पे एकदम, हाँ, जिनके परिवार का बैकबोन अच्छा है, पीछे से पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 25 तारीख होते होते खत्म हो गया तो कुछ लोग ऐसे होंगे फोन करेंगे दोबारा मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे 25 को अगर पैसा खत्म है तो दोबारा आप फोन करने में डरोगे, आप फिर 2 ही तारीख को 1 तारीख को फोन करोगे। ये जो बीच का 5-7 दिन है, इसमें आप दुनिया के सबसे गरीब प्राणी होकर गुजारोगे। खिचड़ी खा के गुजारते हैं ना, सब्जी उब्जी लेना बंद कर देते हैं। तो उनका यही है
कि वो किसी और परीक्षा में भी हाथ आजमाते रहे, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसा राज्य है जो नौकरी के आधार पे ही जिंदा है, जानते हो ना इस चीज को। और हमारा समाज सरकारी नौकरी वालों को ही वरीयता देता है, इसलिए तो आप आए हो, नहीं तो क्यों आते हैं, है ना। लोग हल्ला करता रहता है कि ये वो तमाम, कोचिंग ने ये कर दिया, कोचिंग ने वो कर दिया, उसके बाद फिर देखो तो आ जाता है। कोचिंग कहीं बंद थोड़ी होगा, आपको क्या लगता है? इतनी ग्लैमर नौकरी जब तक रहेगी तब तक कोचिंग चलती रहेगी, ऐसा ही होता है। तो ये काम करना, थोड़ा एक काम और कर लिया करो, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मेरी यही सलाह है कि आसपास के राज्यों में भी ट्राई करते हैं, खासकर यूपी में ट्राई करते रहा करो। यूपी वाले भेदभाव नहीं करते हैं, खासकर यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ की वहां नौकरी होती है ना। अगर आपके पास स्पेशल कोई डिग्री है तो वहां पे एक पेट का परीक्षा होता है, वो लोअर पीसीएस कराता है ना, पेट परीक्षा, लोअर पीसीएस, वो भी अच्छी नौकरी है लोअर पीसीएस, ठीक ठाक। उसमें खास करके लेबर अफसर वगैरह अगर बन गए तो लेबर अफसर में मतलब अच्छा खासा नौकरी है, ठीक ठाक पैसा है, पावर भी ठीक ठाक है ना। तो ऐसे राज्यों में साल भर में कम से कम 4 एग्जाम का अपना बना के रखा करो। इससे क्या होता है कि जिस एग्जाम को आप वाकई में देना चाहते हो उससे 2 महीने पहले आप बहुत हाई टेक सीरियस हो जाते हो, तो उसका लाभ आपको बीपीएससी में मिल जाएगा। एक अपना कोर रखो और 3 कैसे रखो, सब एग्जाम रखो, थोड़ा बहुत अप डाउन मारते रहो और जुझारू बनो। एक शब्द होता है जुझारू होना, निष्क्रियता हटाओ कि जब आएगा तो देख लेंगे, अभी तो क्लास चल ही रही है। हर दिन ढूंढो, हो सकता है आपके पास कोई स्पेशल डिग्री हो, बीएड हो या एलएलबी आपने किया हो, ऐसा कुछ है किसी के पास, या बीटेक। बीटेक तो विशेष डिग्री नहीं है पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। बीएससी हुआ, या आप में कुछ लोग कॉमर्स के होंगे तो कॉमर्स विशेष में पद आते हैं कुछ, है ना। थोड़ा देख लेना, इग्नू वगैरह की साइट पे सर्च करते रहा करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हमारे 2 बहुत ही प्रिय छात्र थे 2016 में, तो 2 बार पीसीएस का इंटरव्यू तो नहीं हुआ, तो पता नहीं कैसे उनका दिमाग चला कि उन्होंने रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट पर कोर्स कर लिया इग्नू से, और संयोग की बात 2021 में यूपीपीसीएस में रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 पद आ गए, उन्होंने भर दिया। रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का जो कट ऑफ गया पीटी का, वो 150 में गया 54 नंबर का, यानी कि 150 की परीक्षा कितने सवाल होने चाहिए, 54 नंबर के, उनके थे 55 नंबर, पीटी निकल गया। मेंस में जो कट ऑफ गया वो गया 399 का, जबकि जाता है 700-800 का। उनका जो मेंस का रिजल्ट आया तो वो था 402 नंबर, मेंस निकल गया। इंटरव्यू में जो रूरल और अर्बन डेवलपमेंट 17 पद थे, कुल बुलाए ही गए थे तो मिले केवल 12 लोग। पद कितने थे, यानी कि मेंस निकलते ही क्लियर हो गया था कि हमारी नौकरी पक्की है। तो कई बार ऐसे जो स्पेशल पद आ जाते हैं, चूंकि बीए बीएससी तो हर कोई किया हुआ है, स्पेशल पद ढूंढते रहा करो। इसके लिए करना क्या है, बीपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट होती है वहां पर इनका इश्तेहार निकलता है, यानी कि नोटिफिकेशन, तो वहां पर कई अलग अलग पद का कैटेगराइज दिया गया होता है। तो 2-3 साल ढूंढ लो कि इन्होंने स्पेशल कौन कौन से पद देखे हैं, तो खाली मत बैठो, इग्नू से ऑनलाइन कुछ ना कुछ कोर्स करते रहो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये कई बार, अब सोचो उनके जीवन में क्या बाहर आ गई। इस समय वो काम कर रहे हैं व्यवस्था अधिकारी के तौर पर, और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने सरकारी गेस्ट हाउस हैं उसको वो मैनेज कर रहे हैं। अब सरकारी गेस्ट हाउस में जाता कौन है, विधायक और नेता, तो पकड़ बन गई नहीं बन गई, और व्यवस्था अधिकारी बन गया। भले ही वो एसडीएम नहीं बना, लेकिन भूखों थोड़ी मरेगा, पैसा तो हो गया ना। मध्यम परिवार के लिए यही तो चाहिए। तो अगर जज्बे हैं तो एसडीएम की तरफ जाओ, और जब बात रोटी का आ जाए तो समझौता करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो भूखों मर जाएंगे। तो समझौतेवादी के दौर पर भी रहिए। हाँ, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो नौकरी करते करते भी एसडीएम बन जाते हैं। भाई 2 ऑप्शन होते हैं, नौकरी पा गए तो मानसिक तनाव दूर हुआ। अभी एक तनाव मन में रहता है कि जेब खाली है, नौकरी है नहीं, तमाम तरह के वही फिल्मी डायलॉग कि बहन की शादी करना, माँ का ऑपरेशन ही होता, तमाम चीजें ऐसा है ना फिल्मी डायलॉग जीवन में। हंसी आती है सुनने से, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये जो फिल्मी डायलॉग है यही जीवन हमारे प्रेशर है। अभी हम 5,000 10,000 इतने तो पाते होगे, इससे थोड़ी पाते होगे। 15 5,000
कुछ लोग 10,000 पाते हैं, कुछ अमीर होंगे वो 15,000 पाते होंगे, इससे ऊपर तो ना दे देगा कोई। अब इससे ऊपर देगा तो फिर या तो फिर बहुत ज्यादा अमीर होंगे। फिर कितना पाते हो भैया? 50,000? इतना नहीं पाओगे यार, है 20,000 पाते हैं। चलो अब अलग से बता दे रहे मुझे आके, हाँ यहाँ कमरे में आके बता दे रहे, प्रॉपर बातचीत कर लिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, है ना, बैलेंस बना लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, है ना। तो थोड़ा रिसर्च बनिए, अपने आप में चालाक बनिए, और ऐसा थोड़ा दिन में बैठे बैठे ये प्लान बना लो कि नौकरी हमें ले करके ही जानी है। कुछ लोग यहाँ आते हैं ना इसलिए कि लाओ कोचिंग कर लें, कोचिंग पूरी हो जाएगी, समय नहीं लगेगा। देखो ना धीरे धीरे बायोलॉजी खत्म होने जा रही है, ऐसे ही फिजिक्स खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा ये कोचिंग भी आपकी पूरी हो जाएगी, फिर कहोगे अब क्या करें, तो समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो अभी से लगे रहिए, कुछ तरीका निकालिए, और ये मान के चलो कि हमें एन केन प्रकारण क्या ले लेना है, नौकरी निकाल लेनी है बस। जब हो जाएगा, कहीं लटक लोगे तो किसी और को पाने में आसानी होगी। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका सवाल किसका है, वो रोटी का है, और जिनको वाकई में रोटी मिल रही है वो राजा की तरह काम करें, एकमात्र नौकरी ढूंढे SDM की, है ना। इस पद पर सबसे उच्च नौकरी है, इससे बड़ी नौकरी कोई होती नहीं है। राज्य में SDM और देश में DM, यही दो नौकरी है, बाकी सारी नौकरियां होती हैं। तो नौकरियां भी करिए, और नौकरी करना तो है, लेकिन हर कोई SDM थोड़ी बन जाएगा, पद बहुत लिमिटेड हैं। तो जो आपकी मन है वो करिए, और कोशिश करो कि हमें सफल होकर के दिखाना है, क्योंकि यहीं आए हैं। और ज्यादा जिम्मेदारी इस पक्ष को है, क्योंकि आप एक करोगे तो आपकी वजह से 10 लड़कियां और मार्केट में जिंदा जीने के लिए आ जाएंगे, नहीं तो फिर तो सब चल ही रहा है। हमारे घरों में BA नहीं करवाते, अगल अगल स्कूल करवा देंगे, नहीं कहेंगे इसको शादी ढूंढो इसकी। ये बड़ा बवाल है ना, शादी ढूंढो। और शादी ढूंढ करके पता नहीं अगर कोई ऐसा मिल गया कि शाम को पी के आ रहा है, अरे सुमन दरवाजा खोलो, तो ये सुमन दरवाजा कहां से खोलेंगे, डर रही है, सुमन उठाएंगी, राड मारेंगी, खोपड़ी फट जाएगी वहीं, है ना। ऐसी सुमन की उम्मीद है हमें, है ना। तो ये ऐसा ना हो, तो बेहतर है बच्चियां हमारी अपने पंखों पे उड़े, आप तो उड़ ही रहे हो। चलिए लिख लिया आपने, हाँ एक और लिखिएगा। लैक्टिक एसिड हुआ क्रैम्पोला, हो हिंदी नहीं हुआ है, लिखिएगा। लिखिए बड़े जीवधारियों में, बड़े जीवधारियों में, बड़े जीवधारियों में ग्लाइकोलिसिस के दौरान, बड़े जीवधारियों में ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और यही मांसपेशी में जलन और खिंचाव का कारण होता है। और यही मांसपेशी में जलन और खिंचाव का कारण होता है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा अंग्रेजी में, लिखिएगा। लिखिए प्राइमरी रीजन ऑफ क्रैम्प इज लैक ऑफ ग्लूकोज। लिखिए प्राइमरी रीजन ऑफ क्रैम्प इन मसल, प्राइमरी रीजन ऑफ क्रैम्प इन मसल, प्राइमरी रीजन ऑफ क्रैम्प इन मसल is lack of glucose, is lack of glucose. Primary reason of cramp in muscle is lack of glucose, and lactic acid is a secondary reason, and lactic acid is a secondary reason. Lactic acid is a secondary reason. हिंदी में लिखेगा। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द का प्राथमिक कारण, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द का प्राथमिक कारण, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द का प्राथमिक कारण, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द का प्राथमिक कारण ग्लूकोज की कमी है। ग्लूकोज की कमी है, ग्लूकोज की कमी है। जबकि लैक्टिक अम्ल दूसरा कारण है या द्वितीयक कारण है, ऐसे लिखिएगा। जबकि लैक्टिक अम्ल द्वितीयक कारण है, जबकि लैक्टिक अम्ल द्वितीयक कारण है। यानी कभी आपको दर्द हो, खिंचाव हो, तो पहले क्या खाना है, हमें ग्लूकोज बढ़ाना है बॉडी में, हो सकता है उससे ठीक हो जाए। अब नहीं ठीक हो रहा है तो क्या है, लैक्टिक एसिड, तो फिर हम उसको मालिश करेंगे, रब करेंगे, या कुछ लोशन आदि लगाएंगे, बर्फ लगाएंगे,
तो जाकर के क्रैम्प हमारा ठीक हो जाता है। देखो ना फिजियो आते हैं तुरंत, जब किसी को क्रैम्प आता लौट जाते हैं। तो बहुत पहले इंडिया में टकला टकला फिजियो था, कई साल तक काम किया, अभी भी है, अब नहीं है, अब कोई और है। तो फिजियो आते हैं तत्काल वहां पर पट्टी वट्टी बांध देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बीच में देखो तो वो बांध के घूम रहे थे डब्बा पैर में, है ना। फिर उसके बाद कमर में पट्टा बांध लिए। फिर एक ठो लिख रहा था कहीं खत्म होते होते ये चिता में ना बैठ जाए है ना, गुस्सा आया था, वो कोई प्रशंसक था। अब लिखिएगा हेडिंग क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। प्रशंसक बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। लिखिएगा क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। एक वैज्ञानिक थे हैंस ए क्रेब्स, लिखिएगा डिफाइन बाय हैंस ए क्रेब्स, लिख लीजिएगा। ये जर्मन ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, ब्रैकेट कर देना। लिखिएगा डिफाइंड बाय हैंस ए क्रेब्स, डिफाइंड बाय हैंस ए क्रेब्स। हिंदी लिखिएगा व्याख्या, आगे लिख देना हैंस ए क्रेब्स और ब्रैकेट कर देना जर्मन ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हैंस ए क्रेब्स, जर्मन ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, जर्मन ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, जर्मन ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। तो ग्लाइकोलिसिस प्राइमरी प्रोसेस है और क्रेब्स कैसा हो जाएगा सेकेंडरी। लिखिएगा इट इज ए सेकेंडरी रेसिप्रेशन प्रोसेस, इट इज ए सेकेंडरी रेसिप्रेशन प्रोसेस, इट इज ए सेकेंडरी रेसिप्रेशन प्रोसेस it is a secondary reciprocation process which is start after glycolysis, which is start after glycolysis, which is start after glycolysis। हिंदी में लिखिएगा यह द्वितीयक श्वसन प्रक्रिया है, यह द्वितीयक श्वसन प्रक्रिया है, यह द्वितीयक श्वसन प्रक्रिया है, यह द्वितीयक श्वसन प्रक्रिया है जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद शुरू होती है, जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद शुरू होती है, जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद शुरू होती है। नंबर 2 लिखिएगा, लिखिए वास्तव में यह एक ऑक्सीकरण या ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया है। वास्तव में यह एक ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है। वास्तव में यह एक ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है। देखिए एग्जैक्टली दिस इज एरोबिक रेसिप्रेशन प्रोसेस, exactly this is aerobic reciprocation process and mitochondria participate in this process, and mitochondria participate in this process। लिखिएगा उसी के आगे लिखिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, नई लाइन से ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पायरुबिक एसिड enter during this process, pyruvic acid enter in mitochondria, pyruvic acid enter, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में during this process pyruvic acid enter in mitochondria and completely break down pyruvic acid enter in mitochondria and completely break down into ATP, completely break down into ATP। नीचे लिखिएगा 1 pyruvic acid is equal to 18 ATP, ऐसे लिख देना 1 pyruvic acid is equal to 18 ATP, 1 pyruvic acid convert into 18 ATP, 1 pyruvic acid convert into 18 ATP, 18 ATP में कन्वर्ट हो
जाता है। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में क्या लिखना है? हाँ लिखिए, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल पूरी तरह से, इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा तोड़ दिया जाता है। पायरुविक अम्ल पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा तोड़ दिया जाता है। पायरुविक अम्ल पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा तोड़ दिया जाता है और एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी का निर्माण होता है। और 1 पायरुविक एसिड पर कितना बनेगा? 18 एटीपी। तो लिखिएगा, एक पायरुविक एसिड बराबर 18 एटीपी। ये दो शब्द होते हैं, एक होता है एडीपी, एक होता है एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के मिलने से बनता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट छोटा है और ट्राइफॉस्फेट बड़ा है। अकेले एडीपी हमारे लिए एनर्जी नहीं दे पाएगा, उससे मिलना होगा, यानी कि उसके कलेक्टिव फॉर्म में आना होगा, तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। एटीपी ही करंट क्वाइन एनर्जी हमारे लिए मानी जाती है। खैर, आते हैं मुद्दे पर। तो हमने जो देखा वो ये पता चला कि ग्लाइकोलिसिस प्राइमरी प्रोसेस था, ये तो सबको पता है। एक मिनट, जो ग्लाइकोलिसिस था यह एक प्रकार का प्राइमरी या प्राथमिक शोषण प्रक्रिया थी, और इस प्राथमिक शोषण प्रक्रिया में हम अगर एक अणु लेते हैं, क्या? ग्लूकोज, और इसे हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल, और एक और बन जाएगा पायरुविक अम्ल। अच्छा, इस दौरान हमें कितना लाभ हुआ था? 2 एटीपी का लाभ हुआ था, है ना? यानी कि नेट प्रॉफिट हमें जो मिला वो मिला 2 एटीपी। अब इसके बाद हम प्रवेश कर रहे हैं एक और अभिक्रिया में जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। तो इसके बाद अब मान के चलना कि अगर ये क्रेब्स साइकिल आ गया तो ऐसी स्थिति में आपके सामने उपस्थिति हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया आया तत्काल आपको ऑक्सीजन भी मिलना शुरू हो गया। यानी यहां पर और क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे तो ये हो जाएगा अब कैसी प्रक्रिया? ऑक्सी। कैसी हो जाएगा? ऑक्सी। यहां पर कैसा था ये? अनऑक्सी। कैसा था? अनऑक्सी या एनारोबिक था। अब ध्यान देना, एक पायरुविक अम्ल जब एंटर करेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बनेगा टोटल कितना? 18 एटीपी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। चूंकि हमें कितना मिला है? 2 मिला है, तो ये भी इसमें एंटर कर जाएगा, और कितना मिल जाएगा? प्लस में 18 एटीपी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिला एटीपी का वो मिला कितना? 18 प्लस 18 बराबर 36 एटीपी मिल गया। कब? जब हमने इसमें क्या एंटर कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो येलो कलर का प्रोसेस है ये है क्रेब्स चक्र, और जो व्हाइट कलर है क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। और ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स चक्र को हम कंप्लीट रेसिप्रेशन क्या मानते हैं? अगर हम एक कंप्लीट रेसिप्रेशन मान लें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि कंप्लीट रेसिप्रेशन बराबर ग्लाइकोलिसिस और देन क्रेब्स साइकिल, ये होना चाहिए। तो आपको ग्लाइकोलिसिस में 2 नेट प्रॉफिट कितना मिला? 2 एटीपी, और इसमें कितना मिला? 36 एटीपी। तो टोटल कितना हो गया? 38 एटीपी। तो आपने जो पढ़ा है कोशिकीय शोषण में कितना मिला था? 38। और अनाक्सी शोषण में 2 एटीपी लिखा था ना अभी आपने। ऑक्सी शोषण मतलब दोनों, कौन सा? ग्लाइकोलिसिस और, आपने लिखा ना ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक, बट क्रेब्स चक्र अकर्स इन ओनली एरोबिक रेसिप्रेशन, है ना? तो ये बना लीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार नहीं बताऊंगा, एक बार और बता सकता हूं। बना लो, दोबारा बता दें। पहले बना तो लो, छाप तो सकते ही हो ना।
ग्लाइकोलिसिस तो समझ ही गए हो, माइटोकॉन्ड्रिया लगा दो बीच में लाके और जला दो उसको। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, उसी में ईंधन डाल दो और ईंधन पूरा जल के हो गया राख, बिजली बनी 18, और चूंकि ईंधन डाला आपने 2 ही, तो बिजली बनी 36। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, हमने बहुत आसान किया है इसे। हम आपको बहुत अंदर नहीं ले जा रहे हैं, बाहर बाहर लौटा ला रहे हैं, बस बता रहे हैं ये देखो ये राजा किला था, राजा ही रहते थे, वापस चलो, अंदर भूत है। हाँ वंस मोर बताएंगे। हाँ साहिबा बता रही सर वंस मोर, रोजी कह रही कि ना समझे। सर इससे अच्छा तो बीएसएससी है, मैथ ही ठीक है मेरे लिए। नहीं ये बहुत आपके जीवन का भी तो चीज है, ध्यान दो। इतना जानना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जानो कि सांस ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो। अब कमरा थोड़ा हिमालय जैसा लग रहा है। हाँ, आज ध्यान नहीं जा रहा है ना गर्मी के ऊपर। हाँ कहाँ पे भैया? ऑक्सी, ये ऑक्सी शोषण है। एक बार और देखिएगा, बन गया सबका उधर। अब आप लोग बता देना जो आपके और सहपाठिनी और सहपाठी भैया ऐसी चल गया है, अब आया करो। ऐसे जान जाएंगे ना कि ऐसी चल गया है, कल पक्का भीड़ रहेगी देखना, है ना, कल ये सब जो खाली है भर जाएगा। अच्छा हम सोच रहे पेपर निकलवा दें क्या, कि हमारे यहाँ ऐसी पूरी व्यवस्था हो चुकी है, अब सभी लोग आओ। भैया हमारा बैच नया आ रहा है ना, किस तारीख को आ रहा है? हाँ बाकी आप समझदार हो। बन गया? दोबारा बताएं एक बार ऑनलाइन लोग बता दें। देखो जब ग्लाइकोलिसिस हुआ तो ये एक प्रकार से ऑक्सी में भी होता है और अनऑक्सी दोनों में होता है। और हमने देखा कि इसमें हमने अगर एक अणु ग्लूकोज लिया तो कितना हो गया, ये बना 2 पायरुविक, क्या बन गया, पायरुविक अम्ल बना, और यहां भी पायरुविक अम्ल बन गया। और इस दौरान हमें नेट प्रॉफिट हुआ था 2 एटीपी का। अब यहीं पर ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया। अगर ये प्योर ग्लाइकोलिसिस होता तो या तो लैक्टिक एसिड बन जाता या तो अमीनो एसिड बन जाता, वो उसकी मर्जी थी। लेकिन अब इसके बाद हम पहुंच रहे हैं कहां पर, क्रेब्स चक्र में। इसके बाद क्रेब्स चक्र शुरू होता है, मैंने आपको लिखा रखा है, यानी कि क्रेब्स चक्र का प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि पायरुविक अम्ल प्रवेश कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है ऑक्सीजन। ये दोनों अब पायरुविक अम्ल को तोड़ देगी, और एक पायरुविक अम्ल से बनता है 18 एटीपी। दूर से कितना बन जाएगा, 18 एटीपी। तो टोटल आउट कितना हो गया, 36 एटीपी। तो अब पहले से कितना बना हुआ है, 2 एटीपी। कहां बना है, ग्लाइकोलिसिस में। तो अगर कहा जाए कि एक कंप्लीट शोषण में कितना एटीपी मिलेगा एक अणु ग्लूकोज से, 38। और एक कंप्लीट शोषण में केवल अनाक्सी ग्रुप में कितना मिलेगा, पता ना? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए और आप करिएगा, लिखिएगा, देखिएगा 3.5 यानी 3.5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज
3.5 molecule glucose is taken. 3.5 molecule glucose is taken. Then how many ATP will be obtained? Then how many ATP? Then how many ATP obtained during complete respiration? During complete respiration. देखिएगा हिंदी में 3.5 अणु ग्लूकोज लिया जाता है, 3.5 ग्लूकोज अणु लिया जाता है। तो कंप्लीट श्वसन के दौरान कितना एटीपी प्राप्त होगा? तो कंप्लीट श्वसन के दौरान कितना एटीपी प्राप्त होगा? ये तो बहुत छोटा सा एक एक नियम का क्वेश्चन है, गुणा कर दो। किससे? 36 से कि 38 से? 38 से। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमने 3.5 अणु क्या लिया है? ग्लूकोज ले लिया है। तो इनका पूछना है कि जब आप कंप्लीट यानी कि ग्लाइकोलिसिस करवाओगे तो कितना पाओगे? तो ग्लाइकोलिसिस में आपको मिला था कि एक अणु ग्लूकोज से कितना मिला था? 2 एटीपी। तो यहां पर कितना है? 3.5 है, तो कितना मिल जाएगा? 7 एटीपी यहां मिल गया। दूसरा पता क्रेब्स चक्र में कितने मिला था? 36 मिला था। कब? एक अणु लिया गया था। इस बार हम 36 इंटू 3.5 कितना आया था भैया? ये कितना आएगा? 130। नहीं, इसका बताओ ना। 1 सही है। तो अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 7 और 126। तो 126 और प्लस में 7 13 133। आपसे अलग भी पूछ सकते हैं कि ओनली क्रेब्स चक्र, तो 126। ओनली ग्लाइकोलिसिस, तो अब कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। किसी को ऐसा इधर बच्चियों में समझ ना आया हो? इतनी गणित तो लगानी पड़ेगी। आ गया ना सबको? कुछ था नहीं, बस एक से इतना होगा तो 3.5 से गुणा कर देना था। अब एक और क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, यदि हमें 342 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो गई है, यदि हमें 342 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो गई है, तो पूरे श्वसन के दौरान कितना अणु ग्लूकोज खपत हुआ है? पूरे श्वसन के दौरान कितना अणु ग्लूकोज समाप्त हुआ है? पूरे श्वसन के दौरान कितना ग्लूकोज अणु खत्म या समाप्त हुआ है? अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा। इफ 342 ATP energy is obtained during whole respiration, then how many glucose molecule is taken? ये भी बहुत आसान है, इसमें गुणा नहीं भाग करना है। तो किससे भाग कर देंगे? 342 को भागे 38, है ना। तो एक सवाल ऐसा भी आता है, हमने कहा कि हमें 342 एटीपी प्राप्त हुआ है, तो आपसे पूछा गया कि कितना ग्लूकोज लगा। तो आपको पता एक ग्लूकोज लगने से कितना मिलता है? 38। कितना मिलता है? 38। तो हमें पता करना कितना ग्लूकोज, तो हो जाएगा 342 भागे 38। काट पीट के कितना आ रहा है? 9 ग्लूकोज। कितने आ रहे हैं? 9। तो ऐसे दो तरह के सवाल घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, है ना। वहां पर खतरा हो जाता है, क्योंकि यहां तो हमने कवर कर लिया, क्योंकि बहुत देर से काम कर रहे हैं। वहां जैसे मिलेगा, हाय रे ये तो न्यूमेरिकल आना शुरू हो गया, ऐसा लोग कहता है, जबकि ऐसा इसमें कुछ था नहीं, है ना। कुछ ऐसी मानसिकता ही नहीं थी। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा। क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल। Krebs cycle also known as citric acid cycle
because during Krebs cycle, because during Krebs cycle process, pyruvic acid also convert into citric acid. Pyruvic acid also convert into citric acid in less amount. Pyruvic acid also convert into citric acid in less amount. Pyruvic acid also convert into citric acid in less amount. बस इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना कि क्रेब्स चक्र को क्या कहा जा सकता है, साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। लिखिएगा हिंदी में, क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सूक्ष्म मात्रा में, इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सूक्ष्म मात्रा में साइट्रिक अम्ल भी बनता है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में साइट्रिक अम्ल भी बनता है। अब अगली हिंट डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मेजर ऑर्गेनिज्म, विभिन्न जीवधारियों में श्वसनीय अंग। देखिएगा, विभिन्न जीवधारियों में श्वसनीय अंग, विभिन्न जीवधारियों में श्वसनीय अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मेजर ऑर्गेनिज्म, विभिन्न जीवधारियों में। तो अपने पास देखो बहुत सारे जीवधारी दिख रहे हैं। बिलार है, कुकुर है, चिरई है, मूस है, चूहा। चूहा क्या बोलते हैं? मूस। आप क्या है ना, मूस मुटाए लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ठीक है, तो भेंग, मेढक क्या बोलते हैं? बेंग। हाँ, आई का है, अच्छा बर्ड है। हाँ, मछली क्या बोलते हैं? मच्छी। हाँ, जो भी बोलते हो। लिखिएगा, देखिए पहला स्थलचर या थलचर या लैंड एनिमल। लिखिए स्थलचर या थलचर या लैंड एनिमल, मतलब जो धरती पे रहते हैं। लिखिएगा लैंड एनिमल। हाँ, लिखिए पहला उसमें ऐसे लिखिए लैंड एनिमल। तो धरती पर कौन कौन रहता है भैया? मैमेलियन। आप बिलार कुकुर मत बोलो, सही से बोलो। स्तनधारी रहते हैं और सरीसृप रहते हैं और पक्षी रहते हैं, और ये सब सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा। आगे बढ़ा देना कि इनका जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। इनका जो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। तो अब इसमें सारे आ जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, तोता, कबूतर, बत्तख, मुर्गी, सारे आ जाएंगे ना। तो अब अलग से नहीं करना, संगीतक चक्कर ना पड़ो, नहीं तो हो जाओगे खराब। पढ़ लिख लो। अब यह है एम्फीबियन। लिखिएगा उभयचर। लिखिएगा एम्फीबियन या उभयचर। दूसरा लिखिएगा लैंड एनिमल हो गया ना, नंबर 2 डाल दीजिएगा एम्फीबियन या उभयचर। मेढक होता है ना एम्फीबियन, ये तो कल भी मिले थे। फेफड़े वो हार्ट समझते समय, तो इस बार इसका हम लंग्स देखेंगे। तो मेढक के साथ देखो 3 तरह कहानी है ना। इसके पास स्किन भी है, यानी कि जब ये मिट्टी के नीचे रहेगा तो ये सांस से, स्किन से सांस लेगा। जब ये स्थल पे, लैंड पे रहेगा तो ये
लंग्स का इस्तेमाल करेगा, और जब पानी में जाएगा तो ये गिल्स का, किसका समझ, गिल्स या कुलोम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसको शक्तिमाने बना दिया गया है पूरी तरीके से कि जहां तुम रहो हर जगह सांस लेते रहो। तो लिखिएगा एम्फीबियन, लिखिएगा 3 लिखिएगा, लंग्स, स्किन एंड गिल्स, तीनों से सांस लेते हैं। एम्फीबियन लिखिएगा फेफड़ा, त्वचा और गलफड़ा या गिल्स, फेफड़ा, त्वचा और गिल्स तीनों से सांस लेंगे। फेफड़ा, त्वचा और गिल्स तीनों से सांस लेंगे। अब लिखिएगा तीसरा मछली, मछली माने फिश, लिखिएगा मछली, ये बेचारी किससे लेंगी, गिल्स, लिखिएगा गिल्स या क्लोम, गिल्स या क्लोम, लिखिएगा गिल्स या क्लोम। लेकिन कौन सी नहीं लेंगी, डॉल्फिन और व्हेल। नीचे नोट डाल दीजिएगा कि डॉल्फिन और व्हेल मैमेलियन है, मैरीन मैमेलियन है, जानते हो ना, उस दिन पता था। लेकिन डॉल्फिन एंड व्हेल इज अ मैरीन मैमेलियन, डॉल्फिन एंड व्हेल इज अ मैरीन मैमेलियन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग। ठीक है, डॉल्फिन और व्हेल समुद्री स्तनधारी हैं और इनका श्वसनीय अंग फेफड़ा होता है। डॉल्फिन और व्हेल समुद्री स्तनधारी हैं, डॉल्फिन और व्हेल समुद्री स्तनधारी हैं और इनका श्वसनीय अंग फेफड़ा होता है, इनका श्वसनीय अंग फेफड़ा होता है। इसके बाद है भैया अर्थवार्म या केचुआ, लिखिएगा अर्थवार्म या केचुआ। इसके बाद चौथा पांचवा कौन सा है, जो भी होगा लिखिएगा अर्थवार्म या केचुआ। और ये लेते किससे हैं, स्किन से, लिखिएगा मॉइस्चर स्किन, नमी तो नम त्वचा से, सूखी से नहीं, ध्यान देना, बहुत ज्यादा खतरनाक है बीपीएससी। स्किन से काम नहीं चले, कैसी स्किन होनी चाहिए, मॉइस्चर्ड स्किन, लिखिएगा नमी त्वचा या गीली त्वचा से, लिखिएगा गीली त्वचा से या नम युक्त त्वचा से लेते हैं, नम युक्त त्वचा से लेते हैं। हो गया। अब इसके बाद लिखिए अगला, लिखिएगा कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स, कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स, तिलचट्टे और कीट पतंगे, कॉकरोच और इंसेक्ट्स, तिलचट्टे और कीट पतंगे। तो ये इनके बीच में स्पाइरकल्स पाए जाते हैं और एयर सैक्स होते हैं, वातक नलिका, क्या बोलते हैं, वातक नलिका और स्पाइरिकल्स होते हैं। लिखिएगा वातक नलिका या स्पैरिकल, वातक नलिका व स्पैरिकल, वातक नलिका व स्पैरिकल, वातक नलिका व स्पैरिकल, याद रहेगा सब। हाँ, यही आते हैं, ध्यान देना, बिलार और कुकुर नहीं पूछता, वो यही पूछता है काकरोच का, तिल या अलग अलग इंसेक्ट्स का, है ना। इसके बाद अगला है, लिखिएगा मकड़ी, मकड़ी कीट नहीं है, ध्यान देना ना, क्योंकि इसके पास 8 पैर हो जाता है। कीट वही है जिसके पास कितने पैर हो, 6 पैर, यानी 3 जोड़ी तो कीट होगा, और ज्यादा पैर कीट की दुनिया से उसे बाहर कर देता है। लिखिएगा मकड़ी को क्या बोलते हैं, स्पाइडर, लिखिएगा मकड़ी या स्पाइडर। और एक और लिख देना उसी के साथ में, बिच्छू, स्कॉर्पियन क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। लिखिएगा मकड़ी व बिच्छू, यही पूछेगा, ध्यान देना। और इनमें होते हैं बुक लंग्स, क्या होंगे, बुक लंग्स होते हैं, लिखिएगा ये यूज करते हैं बुक लंग्स। अब एक हिस्सा कुछ फेफड़े जैसा बना हुआ है, याद कर लो, बुक लंग्स, लिखिएगा बिच्छू और स्पाइडर में बुक लंग्स। लिखिएगा अमीबा, इसके बाद लिखिएगा अमीबा। लिखिएगा विथ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, इनके पास कोई अंग है ही नहीं, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, साधारण विसरण की प्रक्रिया, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस या साधारण विसरण की प्रक्रिया, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस या साधारण विसरण की प्रक्रिया, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस या साधारण। हाँ, नीचे एक नोट ध्यान देना, आपने मछलियों को देखा होगा सांस लेते हुए, बहुत तेजी से वो सांस लेती हैं,
उनका रेसिप्रेशन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, बिकॉज डिसॉल्वेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो रिस्पेक्टिव अर्थ। तो यानी हमें उतना तेज से सांस नहीं लेना होता, हम सांस ले रहे हैं लेकिन बगल वाला जान नहीं पा रहा है। मछलियां इतना तेज ले रही हैं कि हल्ला करती रहती हैं। तो नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा मछलियों में श्वसन दर बहुत ज्यादा है, मछलियों में श्वसन दर ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन रेट इन फिश इज वेरी हाई, मछलियों में श्वसन दर बहुत ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन रेट इन फिश इज वेरी हाई, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है। बिकॉज डिसॉल्वेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो, डिसॉल्वेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो, डिसॉल्वेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर वेरी लो। याद रहेगा? ठीक। अब लिखिएगा अगला, मेजर रेस्पिरेटरी बायोलोम कोफिशिएंट, अगला हेडिंग है, न्यू टॉपिक है इसी में। मेजर रेस्पिरेटरी बायोलोम कोफिशिएंट, प्रमुख श्वसनी आयतन गुणांक, प्रमुख श्वसनी आयतन गुणांक, हिंदी में लिखिएगा प्रमुख श्वसनी आयतन गुणांक, मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कोफिशिएंट, प्रमुख श्वसनी आयतन गुणांक, प्रमुख श्वसनी आयतन गुणांक। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे गुणांक हैं जिनके बारे में हमें बातचीत करनी है। और पहला गुणांक है टिडाल वॉल्यूम, लिखिएगा पहला गुणांक टिडाल वॉल्यूम। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही लिखेंगे इसी नाम से, जो अंग्रेजी में है वो भी ये लिखेंगे और हिंदी भी ऐसे लिखेंगे, टा पे छोटी की मात्रा, डा पे की मात्रा, ला खाली, टिडाल वॉल्यूम। ठीक। तो नॉर्मली जब हम ब्रीथ कर रहे हैं बिना किसी फोर्स के, ये बिना किसी एक्टिविटी के, जबरन नहीं, तो ये जो हवा हम अंदर खींच रहे हैं उस हवा का वॉल्यूम ही टिडाल वॉल्यूम होता है। और ये मात्रा है 500 ml, यानी कि हम अगर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो 500 ml अंदर लेते हैं और 500 ml बाहर, ये हमेशा हम कर रहे हैं। तो लिखिएगा द अमाउंट ऑफ एयर used during normal breathing, the amount of air used during normal breathing, the amount of air used during normal breathing is TB, is known as TB, is known as TB, मतलब टिडाल वॉल्यूम। हिंदी में लिखिएगा सामान्य श्वसन के दौरान जितनी हवा का उपयोग किया जाता है, सामान्य श्वसन के दौरान जितनी हवा का उपयोग किया जाता है वही टीबी है, टी और भी है। और इसका जो वैल्यू है वो है 500 ml, लिखिएगा टीबी इक्वल टू 500 ml। महिलाओं में थोड़ा सा क्या होगा, लेस अमाउंट होता है, 400 से 450, लेकिन हम लोग 500 ही याद रखेंगे, ये ध्यान देते हुए कि महिलाओं में क्या होगा, तुलनात्मक तौर पर कम हवा खींचती हैं। पुरुषों यानी कि रमेश और संगीता एक साथ बैठे हैं, वायुमंडलीय हवा का इस्तेमाल ज्यादा कौन करेगा, रमेश, संगीता नहीं करेंगी। संगीता फिर झगड़ा करेंगे, हमारा हवा तुम लौटा दो, है ना। चलिए, ऐसे ढेर सारे फैक्ट हैं जिसी वजह से महिलाओं की उम्र पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। जानते हो भाई, जब कम हम खाएंगे तो लंबा चलेंगे, सब खा ही डालोगे अपने हिस्से का तो लंबा नहीं चलता है। ऐसे ढेर सारे रीजन है। आमतौर पर महिलाएं लंबा जीती हैं और पुरुष जल्दी मर जाते हैं, ऐसा होता है ना। वो बात तो लेकिन नहीं, हम नहीं जिएंगे तुम्हारे बिना है ना, लेकिन अंदर अंदर मुस्कुरा रही है, पागला कहीं के, हम खाली ऊपर ऊपर कह रहे हैं, अंदर अंदर सब हमें पता है कि हमें जीना है ना। ऐसा होता है। ऐसे कहेंगे, पति कह रही है मान लो
कि हमें लगता है तुमसे पहले हाँ राम राम, ऐसा अपनी जबान से आपके पास ऐसा मत निकालना। अंदर में खुश है? ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा? बहुत तेज गुस्सा होती हैं, ऐसे बस एक बार मजाक मजाक कर दो, लगता है पहले मैं ही मरूंगा, हाँ भगवान करे मुझे उठा लें, हमारे लिए बहुत खुश, अंदर करें भगवान उठाना नहीं हम खाली मजाक कर रहे हैं इट्स फॉर जोकिंग नॉट सीरियस, है ना? सीरियस इधर रहना, इधर हम सीरियस नहीं है, सब ऐसे ही है, सब स्वार्थ से बना हुआ है। चलिए इसके बाद लिखिएगा इंसिपरेटरी रिजर्व वैल्यूम, दूसरा लिखिएगा इंसिपरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इंसिपरेटरी रिजर्व वैल्यूम, हिंदी अंग्रेजी दोनों यही लिखेंगे। इंसिपरेशन लिखा है ना आपने, नी शोषण, इंसिपरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ऐसे हिंदी में लिखा है रिजर्व, रा पे छोटी की मात्रा, जा और बा पे रा निकल, रिजर्व हो जाता है। इंसिपरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ऐसे लिख देना इंसिपरेटरी, और 60 होगा IRV, 60 लिखिएगा IRV, IRV लिखिएगा, लिख लेना हेडिंग। देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर which can be inhaled, maximum amount of air which can be inhaled forcibly, maximum amount of air which can be inhaled forcibly after tidal volume, which can be inhaled forcibly after tidal volume, which can be inhaled forcibly after tidal volume। हिंदी लिखिएगा हवा की वह मात्रा, हिंदी लिखिएगा हवा की वह मात्रा जो बलपूर्वक निकाली जा सके, हवा की वह मात्रा जो बलपूर्वक निकाली जा सके। अच्छा इनहेल बोला क्या? हाँ हाँ, बलपूर्वक खींची जा सके, बलपूर्वक खींची जा सके, सॉरी इनहेल था, बलपूर्वक खींची जा सके, बलपूर्वक खींची जा सके सामान्य टिडाल बैलूम के बाद, बलपूर्वक खींचे, ब्रेकर कर देना, सामान्य टिडाल बैलूम के बाद। इसको समझ रहे हैं? एक तो हमने क्या किया, एक हमने किया ये वाला देखा है, वो नापता है 85 सेंटीमीटर, उसमें आर्मी में सीना फुला देना। तो आप कितना हवा खींच के अपने फेफड़े मैक्सिमम खींच सकते हो, और वो है 3200 ml। लिखिएगा IRB इक्वल टू 3200 ml। इससे ज्यादा नहीं खींचोगे गुब्बारा फट जाएगा, गुब्बारा ही तो है। लिखिएगा IRB इक्वल टू हाँ 3200 ml, 32,000 ml, है ना? इसके बाद लिखिएगा 100। हाँ देखिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम, अब की हम क्या करेंगे, फोर्सली एक्सेल करेंगे, है ना, आफ्टर टीबी। लिखिएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम, यह हो जाएगा ERV। क्या हो जाएगा? ERV। लिखिएगा द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर which can be exhale, which can be exhale forcibly, the total amount of air which can be exhale forcibly after TB, which can be exhale forcibly after TB। गुब्बारे में हवा भर दे, एक तो है, और फूंकते फूंकते एक बार ऐसा होता है फिर से हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे करके फिर फूंकना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, तो जबरन हम कितनी हवा बाहर। लिखिएगा हवा की वह मात्रा, हवा की वह मात्रा जो बलपूर्वक बाहर निकाली जा सके, हवा की वह मात्रा जो बलपूर्वक बाहर निकाली जा सके, जो बलपूर्वक बाहर निकाली जा सके, और ब्रैकेट कर देना टीबी के बाद, सामान्य शोषण के बाद, टिडाल वैल्यूम के
बाद, और ERV बराबर होता है 1100 ml। ज्यादा थोड़ी निकाल पाओगे, फेफड़वा सिकुड़ जाएगा। देखिएगा ERV कितना हो गया, 1100 ml। देखिएगा ERV बराबर होगा 1100 ml। इसके बाद लिखिएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेष आयतन गुणांक, RESIDUAL, रेजिडुअल, रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे बोलते हैं अवशेष आयतन गुणांक। एक हिंदी तो लिखी लो, रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशेष आयतन गुणांक। अवशेष मतलब जो बचे, फेफड़े में जो बचे। लिखिएगा हवा की वह मात्रा, हवा की वह मात्रा जो हमारे फेफड़े में इनहेल और एक्सेल के बाद बची रह जाती है। हवा की वह मात्रा जो हमारे फेफड़े में इनहेल और एक्सेल के बाद बची रह जाती है। हवा की वह मात्रा जो हमारे फेफड़े में इनहेल व एक्सेल के बाद बची रह जाती है। रेस्ट अमाउंट ऑफ एयर, रेस्ट अमाउंट ऑफ एयर इन आवर लंग आफ्टर इनहेल एंड एक्सेल, रेस्ट अमाउंट ऑफ एयर इन लंग आफ्टर इनहेल एंड एक्सेल। और लिखिएगा आरबी बराबर होता है 1200 ml। आरबी बराबर होगा 1200 ml। आरबी बराबर होगा 1200 ml। इसके बाद लिखिए अगला वाइटल कैपेसिटी, VC। लिखिएगा वाइटल कैपेसिटी VC, वाइटल कैपेसिटी या VC। अब VC बराबर होता है TV प्लस IRV प्लस ERV। लिख दीजिएगा VC इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV। तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 3200 और प्लस 1100, कितना हो गया टोटल 4800 ml। लिखिएगा वाइटल कैपेसिटी या VC बराबर होता है टोटल 4800। अब लिखिएगा इसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी बराबर TLC। और ये होता है VC प्लस RV, VC प्लस RV कितना हो गया 4800 प्लस 1200, 4800 प्लस 1200 ये हो जाएगा। यानी कि हमारे फेफड़े की टोटल क्षमता कितनी है 6 लीटर। कितनी है, ml को किसे बदल देंगे लीटर में। तो टोटल जो लंग कैपेसिटी है एयर को लेने और निकालने की कितनी है 6 लीटर है। हम अपने फेफड़े में पर मिनट 6 लीटर हवा बाहर नीचे कर सकते हैं, ये क्षमता है हमारे अंदर। और वो महिलाओं में थोड़ी कम है, वो 57-5800 के आसपास जाती है। तो एक विंडो बना देना कि 58 to 600 कितना 6000, लिखिए 5800 से 6000 एक विंडो बना देना कि जो लंग कैपेसिटी होती है टोटल वो होती है 5800 से 6000 के आसपास, 5800 से 6000 के आसपास। और एक और लिख देना कि 1 मिनट में हम 16 से 18 बार ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग रेट लिखिएगा 16 से 18 बार इन 1 मिनट। हाँ, जैसे हम लोग हार्ट बीट पढ़े थे ना, वैसे 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेते होगे, गिना था कभी? अब गिन लो 16 से 18 बार। अंदाजा ना आज जाके बैठना, और ऐसा मत करेंगे सांस रोक के बैठ जाओ कह दो हम तो 5 बार लेके आए हैं। हाँ, मतलब एक एवरेज की बात हम कर रहे हैं कि जब किसी को छेड़ा ना जाए, वो भूल चुका हो कि हमारा गिनना भी है।
गिनोगे तो नहीं होगा, गिनोगे तो 9-10 बार होता, मैं गिन के देख चुका हूं। हाँ। हाँ, तो आप इसलिए गिने थे, बराबर कर रहे थे, गिने नहीं थे। आप जैसे 8-9 किए, तो देखिए कि अभी 15 मिनट बचा हुआ सेकंड, तो फिर कई बार तेज से लेना शुरू कर दिए और पूरा कर दिए कितना, 16। जब आप गिनोगे तो होगा नहीं, अंदाजा ये होता है, या तो कम जाएगा या तो कई बार क्या होता है, ज्यादा निकल जाता है। खैर, एवरेज यही है। अब हम कुछ बीमारियों की चर्चा करेंगे जो बिलोंग कर रही है रेस्पिरेशन से, यानी कि श्वसन वाले कार्यक्रम से। और रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती हैं ज्यादातर ऑक्यूपेशनल होती हैं, यानी कि हम किसी पेशे में लगे हैं और उस पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वहीं रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। जैसे मान के चलना कि एस्बेस्टोसिस है, एक बीमारी है एस्बेस्टोसिस। एक होता है एस्बेस्टोस जो कि फाइब्रस मेटल है और धरती से मिलता है। अक्सर आपके गांव में जो चादरें बनी थी, सीमेंट वाली चादरें, तो सीमेंटेड चादरें जो बनती हैं एस्बेस्टोस से बनती हैं। तो जब एस्बेस्टोस के कनेक्ट में कोई व्यक्ति रहेगा तो एस्बेस्टोस के बहुत ज्यादा माइक्रो जो पार्ट होते हैं वो हमारे ब्रीदिंग का पार्ट बन जाते हैं, है ना। और जैसे ये ब्रीदिंग का पार्ट बनेंगे तो वास्तव में हम लोग जानते हैं कि नोज एक प्राइमरी ऑर्गन है और ये फिल्टर का काम करता है, लेकिन फिल्टर एक लिमिट तक कर पाएगा। जब 24 घंटा धुआं के गुब्बारे में बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें मशीन लगाए हो, फिल्टर एक नॉर्मल फिल्टर है वो। तो कुछ एस्बेस्टस के जो पार्टिकल हैं ये इंटर कर जाते हैं हमारे लंग्स में। कहां चले जाएंगे, लंग्स में, और पहुंच जाएंगे एल्वियोली में। कहां पहुंच जाएंगे, एल्वियोली में। अब आपको पता है कि एल्वियोली एक हैलो स्ट्रक्चर है जिसका एरिया बहुत पतला सा है, और यहीं पर ये जो एल्वियोली है, इसी एल्वियोली में एस्बेस्टस के पार्टिकल ऐसे जाकर के जगह बनाना शुरू कर देंगे, इस तरह से जम जाएंगे। और जब जम जाएंगे तो तत्काल एक इंसुलेटर लेयर, कैसी लेयर हो जाएगी, इंसुलेटर लेयर बन जाएगी। और इंसुलेटर लेयर बनते ही यहां पर वो काम खत्म हो जाएगा जो हो रहा था O2 और CO2, यानी कि जो CO2 को हम भेज रहे थे, O2 को ले रहे थे, ये काम पूरी तरह से स्टॉप कर जाएगा या पार्शियली स्टॉप कर जाएगा। आपको पता है ना 450 मिलियंस की नंबर में दोनों तरफ हैं, तो सारे तो इतनी जल्दी भरेंगे नहीं, भरते भरते भरेंगे। तो जो भर जाएगा वो फुली बंद हो जाएगा और जो थोड़ा थोड़ा खाली रहेगा वो काम चलाता रहेगा। तो जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं लंग्स के रिलेटेड, सब डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं किसको, एल्वियोली को। मैक्सिमम डिजीज जो होती हैं वो एल्वियोली को ही हिट करती हैं और एल्वियोली में आके वो अपना जगह बना लेती हैं। अब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो एस्बेस्टस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जब रिटायर होके आएगा तो ये खांसेगा, सांस की इसको तकलीफ रहेगी, और सांस लेते, दम अलग कहानी है, सांस लेते लेते ये मर जाएगा। क्योंकि सांस अगर पकड़ ली किसी की तो बहुत ही रेयर केस है वो ठीक होता है। रीजन की ये एलर्जिकल प्रॉब्लम है और हम हवा में और वातावरण में जाएंगे ही जाएंगे और ये हमेशा प्रभावित करता रहेगा। तो एक बीमारी लिखिएगा एस्बेस्टोसिस, देखिए पहली बीमारी एस्बेस्टोसिस, और ये चित्र बना लेना, यही चित्र सब में काम आएगा। एस्बेस्टोसिस, तो क्या भर रहा है इसमें आकर के एल्वियोली में, एस्बेस्टस के पार्टिकल भर जा रहे हैं, एस्बेस्टस के पार्टिकल इसमें भर जा रहे हैं। और इस तरह से ये एक इंसुलेटर मीन्स होता है हिंदी में कुचालक, हाँ कुचालक ही लिख सकते हैं या एक मोटी परत लिख देना, मोटी परत कर देना, ऐसे कुचालक लिखना अच्छी बात तो नहीं है। नोज के बाद है, हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, एस्बेस्टस है यार ये, गजब लिखते हो भाई। एस्बेस्टस की दरअसल होता क्या है ना कि हमारा पूरा फोकस होता है आपको समझाने में, हम उस पर बस कहीं इंडिकेट करते रहते हैं कि ऐसा होता है। बहुत साल पहले गांव में धुनकर आते थे रुई धुनने के लिए,
ऐसी बड़ा सा यंत्र लेके खट 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 मारते रहते थे। अभी भी याद है, उनके अंदर एक बीमारी होती थी, ब्राउन लंग डिजीज हो जाती थी, जिसे हम बायोसिनेसिस कहते हैं, कि रुई के कण जाकर के फंस जाते थे, है ना। अब रुई वायु का इंसुलेटर है, हवा का। भाई रजाई ओढ़ते हैं तो बीच में क्या हो जाता है, इंसुलेशन कर देती है। तो अब उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी ये वाली। अभी तो मशीनें आ गई हैं, फिर भी मशीन में भी इंसान तो लगता ही है ना। ऐसे कार्यों में रोबोटिक अनुशंसा की गई है कि जो जो इंडस्ट्री मानव के लिए हार्मफुल हो, उधर रोबोट को ज्यादा बढ़ाया जाए। बन गया चित्रवा। एल्वियोली के बाद है, एक एल्वियोली बना लो और लिख दो कि उसमें भर गया एस्बेस्टस, और भर गया तो वो बन जाएगा मोटी परत। अब O2 CO2 काम हो जाएगा बंद। सर जी प्रॉब्लम होता है इंडिकेटर के सहयोग से लिखना। भैया आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो सुधा चौधरी, थोड़ा सा आपका ब्रेन डेवलप करना होगा। सारे सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी वजह से नहीं बनने वाले हैं। आप जब मेंस में बैठोगे तो आप ही अपने कर्णधार रहोगे। ये सारी जो बातें ये रणनीतिक होती हैं। हम आपको अगर पूरा लिख लिख के पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत घातक माना जाएगा। हम केवल, हमारा रोल आपको समझाने भर का है, लिखने का रोल आपका है और सेंटेंस फॉर्मेशन का रोल आपका पूरी तरह से है। हमें मान बैठते हैं कि आप बीए करके आ चुके हो या आप अब हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ बना चुके हो, ये हम मानते हैं और मानना हमारा अधिकार है। सर आपकी बात से लगता है कि आपके गांव में अभी तक विकास नहीं हुआ है, बहुत पिछड़ा है। नहीं, हाँ सही है। गांव में अगर विकास हो जाए तो गांव रह नहीं जाएगा ना भैया। हाँ जाइए, जिसको जाना है भैया आराम से। हाँ, गांव में होता क्या है ना कि अगर गांव में विकास हो जाएगा तो गांव की आत्मा मर जाएगी। विकास एक सीमा तक होना चाहिए। बस गांव को 24 घंटे बिजली मिल जाए, जल वाला व्यवस्था सही हो जाए और उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल मिल जाए। बाकी गांव ये नहीं कहता कि हमारे यहां तुम कंपनियां लाके खड़ी कर दो, है मल्टीप्लेक्स की उम्मीद वो नहीं करता। गांव आज भी मटके में पानी पीता है। हमने अपना जो फ्यूचर प्लान बना रखा है इसी पर रखा है। मैं बहुत पैसे इकट्ठा करके जमीन लूंगा गांव में, और एक, इसलिए मैं अपनी बहन को जैविक खेती में पढ़वा रहा हूँ। वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में पढ़ रही है, एमएससी कर रही है। तो उसका मैं सहारा लूंगा, थोड़ा उससे मदद लूंगा और बायोलॉजिकल फार्मिंग करना शुरू करूंगा बस 10-12 साल बाद। क्योंकि ये लंबा काम चलेगा नहीं ना, ये घुटने काम नहीं करेंगे और गला भी आगे चले खराब होगा इसमें। तो 10-12 साल खूब सारा पैसा कमा के और सारा उधर इन्वेस्ट कर देंगे, और उसके बाद अमीरों को सामान बेचेंगे, अमीरों को लौकी बेचेंगे, अमीरों को अपने यहाँ से सप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि दुनिया के पागल अमीर बायोलॉजिकल फूड खाते हैं है ना, ऑर्गेनिक फूड तो खाएंगे खाएंगे। तो ये एक शानदार तरीका है और मैंने यही अपना प्लान रखा है कि गांव में कहीं सस्ती जमीन लेंगे जहां ढेर सारा बिक रहा हो। शहर में तो लेना संभव नहीं है ना। मैंने प्रण किया है कि किसी भी मल्टी सिटी में मैं फ्लैट नहीं लूंगा और ना मैं ईएमआई भरूंगा। क्या? हाँ, दिल्ली में फ्लैट लेकर के क्या करोगे? धुआं पीना है। 50 साल बाद दिल्ली और विषम परिस्थिति में चली जाएगी और 30 साल तक ईएमआई भरेंगे। ईएमआई खत्म होते होते हमारा स्थिति बड़ी गंभीर रहेगी। तो इससे बेहतर है भैया पैसा जमा करो और उसको देखो, मजा आता है हाँ? एकदम ऐसा लगता है कि ये मेरा पैसा है गांव में इन्वेस्ट करो, गांव इंतजार कर रहा है, शहर हमारा इंतजार नहीं करता है। हमारे गांव में जब मैं उतरता हूँ ट्रेन से तो 2-4-10 लौंडे आ जाते हैं, आ गए आ गए, खिलाओ पिलाओ चलो खाओ। वो मजा, शहर में उतरते हैं इंदिरा गांधी टर्मिनल पर, कोई पूछता नहीं पीली टैक्सी करे कहाँ चलना है,
हमने कहा भैया चलना है मुखर्जी नगर, बैठा ली, मुखर्जी नगर उतर रहे हैं ऐसे। दोस्त कभी शहर का अच्छा होता ही नहीं, पागल होता है, ताई को मार देगा चाकू। जीवंतता नहीं है शहरों में, खत्म है। हमें लगता है कि हमारे ऊपर का जो फ्लैट है वो चलता रहेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लिख रहे टाइम हो गया, अब आज क्या टाइम, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अंतिम चल रहा है, घबराओ नहीं। ये बीमारी पड़ा खत्म कर देंगे। तो शहरों की स्थिति बड़ी गंभीर है। ऐसे लगता है कि ऊपर वाला मंगल से आया है, मैं पृथ्वीवासी हूं, नीचे बुध वाला है, ऐसे देख रहा है। फिर पूछता है कहां से आते हो, हम के कहीं से आते हैं। अब मैं दिल्ली में, फ्लैट है हमारा, तो मतलब हमारा निजी नहीं है, पैसा देता हूं उसका, क्योंकि किराया। हाँ तो निजी वाले में क्या, तो इसलिए रखा हूं कि जब तक इस पैसे में रहना है तब तक दिल्ली से जुड़ना पड़ता है, कारण कि वही ओरिजिन है इस पैसे का। तो दिल्ली कम से कम महीने में 2-3 दिन 4 दिन तो जाना ही पड़ता है, नहीं तो ये जो आप पढ़ रहे हो इसकी क्षमता में हरासमेंट हो जाएगा। सारे मटेरियल वहीं से जनरेट होते हैं। तो जब तक यहाँ रहना, मैंने प्रण किया खरीदूंगा नहीं, जबकि दिल्ली में फ्लैट वगैरह बहुत आसान है, 5 लाख रुपए वो ले लो, बाकी ईएमआई। और हम लोगों को तो ईएमआई भरना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इतना पैसा मिलता रहता है कि वो उस पैसे का 0.1% है ईएमआई। तो फिर भी लेकिन किसी काम का नहीं है, वो मानसिक तनाव है और हमारी सोच जो है उसका नेगेटिव पॉइंट है। भाई कुछ हमारा सोच भी तो होता है कि हमेशा चेंज कर दें किसी कहने से। अपने आदर्श और अपनी नीतियां खुद बनाओ और उसका अनुपालन खुद करो, उसे तोड़ने की स्थिति में कभी मत जाओ। आप हमेशा सही विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब रोज रोज पलटेंगे पलटेंगे कि आज कोई करा, कोई मिल गया इन्फ्लुएंसर, बता दिएगा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, जोखिमों के अधीन है, तो बताएगा हाँ, पता चला, हाँ पता चला कल म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो ये गलत तरीका। जो आपको करना है अपने हिसाब से करो, निर्णय आपका है। लिखिएगा एस्बेस्टोसिस हो गया, लिखिएगा, लिखिए सीमेंट, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग और हाँ उसी में कहां कहां होता है ये, सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण, सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण के मजदूरों में यह बीमारी होती है। ठीक है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री एंड वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर, लिखिएगा स्पेशली अफेक्टेड सीमेंट इंडस्ट्री एंड वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर। इसके बाद लिखिएगा अगली बीमारी न्यूमोनोकोनियोसिस, अगली बीमारी लिखिएगा न्यूमोनोकोनियोसिस, 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 न्यूमोनोकोनियोसिस। इसे एक और नाम जानते हैं, ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। लाइट सेट कराओ भाई। न्यूमोनोकोनियोसिस लिखेगा, आगे लिखेगा ब्लैक लंग डिजीज, ब्लैक लंग डिजीज। तो ब्लैक मतलब क्या, कोयला। लिखिए कोल इंडस्ट्री, कहां से उत्पन्न होता है, कोल इंडस्ट्री। लिखिए कोयला उद्योग में लगे मजदूरों में होती है, कोयला उद्योग में लगे वर्कर्स में होती है, कोयला उद्योग में लगे वर्कर्स में होती है। इसके बाद लिखिएगा बेरिलियोसिस, बेरिलियोसिस एक इंडस्ट्री होती है बेरिलियम की, लिखिएगा बेरिलियोसिस, लिखिएगा बेरिलियोसिस, बेरिलियोसिस लिखिएगा बेरिलियम इंडस्ट्री, बेरिलियम इंडस्ट्री आगे बढ़ाना, बेरिलियम इंडस्ट्री, एरोस्पेस, बेरिलियम इंडस्ट्री, एरोस्पेस एंड फ्लोरोसेंट बल्ब या चमकदार बल्ब इंडस्ट्री जो बनती है उसके लिए वहां पर बेरिलियम का इस्तेमाल करते हैं। लिखिएगा बेरिलियम इंडस्ट्री स्पेशली एरोस्पेस एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, स्पेशली एरोस्पेस एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, स्पेशली
एरोस्पेस एंड फ्लोरोसेंट बल्ब। इसके बाद लिखिएगा सिलिकोलिसिस, सिलिकोलिसिस अगली बीमारी है सिलिकोलिसिस। सिलिकॉन याद है ना, तो सिलिकॉन इंडस्ट्री, खासकर माइनिंग और ग्लास इंडस्ट्री। लिखिएगा सिलिकॉन इंडस्ट्री, लिखिएगा सिलिका, सॉरी सिलिकॉन नहीं सिलिका, सिलिकॉन क्यों लिख रहे हो, लिखिएगा सिलिका इंडस्ट्री, लिखिएगा सिलिका इंडस्ट्री, स्पेशली माइनिंग एंड ग्लास इंडस्ट्री, कांच जहां बनता वहां बीमारी होगी, स्पेशली माइनिंग एंड ग्लास इंडस्ट्री, स्पेशली माइनिंग एंड ग्लास इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ग्लास इंडस्ट्री। इसके बाद लिखिएगा सीडेरोसिस, इसके बाद लिखिएगा सिलिकोलिसिस के बाद सीडेरोसिस, लिखिएगा सीडेरोसिस। ध्यान देना अभी तो जो बीमारियां पड़ेगी वो किसको इफेक्ट कर रही हैं, एल्बियोली, सब यही सेम सिम्टम्स वाली हैं, सब जाके जमा होगा और सांस लेना मुश्किल होगा। बट ये जो सीडेरोसिस है ये एल्बियोली को इफेक्ट नहीं करेगा, ये आइस को, किसको देखिएगा आंख को प्रभावित करता है, आइज EYE आंख, देखिएगा आंख को प्रभावित करता है, आंत नहीं आंख, अरे बिल्डिंग वाले देखते नहीं हो कुछ उड़ता रहता है तो आंखियों में पड़ जाएगा तो धब्बा बन जाता है। देखिएगा सीडेरोसिस लिखिएगा आंख को प्रभावित करता है बिल्डिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में। इसके बाद लिखिएगा न्यूमोनाइटिस, हाँ ये देखो ऐसा भेदभाव क्यों, लिखिएगा हाँ भैया किसी की ट्रेन है गांव जाना है, कितना बजेगा 12, बस 10 मिनट और दो, बस 10 मिनट। यहां से तो कहां से पकड़ते हो ट्रेन, बगल में ही तो है, 10 मिनट लगेगा आपको जाने में। लिखिएगा न्यूमोनाइटिस, लिखिएगा न्यूमोनाइटिस, लिखिएगा स्पेशली, देखिएगा मशरूम की खेती में होता है ये, लिखिएगा मशरूम की खेती करने के दौरान, मशरूम की खेती करने के दौरान, और ये एल्बियोली को इफेक्ट करेगा, मशरूम की खेती करने के दौरान एल्बियोली, मशरूम की खेती के दौरान एल्बियोली को इफेक्ट करता है, मशरूम की खेती के दौरान एल्बियोली। इसके बाद लिखिएगा बायोसिनेसिस या ब्राउन लंग डिजीज, बायोसिनेसिस या ब्राउन लंग डिजीज, बायोसिनेसिस या ब्राउन लंग डिजीज। लिखिए कपास उद्योग में होता है, कॉटन इंडस्ट्री में, बायोसिनेसिस, बायोसिनेसिस लिखिएगा और नाम लिखिएगा ब्राउन लंग डिजीज, और ये है कपास में, जूट में, है ना, या जो कालीन बनाते हैं ना, कॉर्पेट इंडस्ट्री, तो कई सारा लिख देना, कॉटन इंडस्ट्री, कॉर्पेट इंडस्ट्री, जूट उद्योग, ये जितने भी हैं सब में, जैसे जो बुनकर्स होते हैं कालीन बनाते हैं उनमें बायोसिनेसिस के चांस बने होते हैं कि हाँ इनको बायोसिनेसिस हो जाएगा। तो ये कुछ बीमारी है। एक और लिखिएगा बीमारी एम्फाइसीमा, अब ये बड़ी बीमारी है, अभी तक तो छोटी मोटी थी, ये सारी ऑक्यूपेशनल थी, अब ये नॉर्मल बीमारी है। वहीं पे एक लाइन खींच देना ऐसे कि ऑक्यूपेशनल खत्म हुई, पेशेवर बीमारियां खत्म है, ये नॉर्मल बीमारी है, मतलब अलग बीमारी, नॉर्मल बीमारी कोई थोड़ी होती है। लिखिएगा एम्फाइसीमा, कौन सीमा, एम्फाइसीमा। वास्तव में आपने पढ़ा होगा ना कि ये जो सिगरेट पीते हैं ना, मुकेश को जानते हो, ये हाँ हर थिएटर में मुकेश रहते हैं, ये मुकेश वाली बीमारी है। जब कोई लंबे समय तक धूम्रपान करेगा या लंबे समय तक किसी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, खासकर एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रहेगा, तो उसके एल्बियोली में काला पदार्थ, जिसे बोलते हैं टॉर, क्या बोलते हैं, टॉर, नाम सुना है, या इसे हम निकोटीन, क्या बोलते हैं, निकोटीन या टॉर का जमाव हो जाता है,
और इसके जमाव से लंग्स कैंसर क्या बन जाएगा, लंग कैंसर की आवश्यकता होती है, चांस बन जाते हैं। और यही है एम्फाइसीमा। लिखिएगा एम्फाइसीमा, या इट इज ए एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट इज ए एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड धूम्रपान क्या बोलते हैं, स्मोक, हाँ, इट इज ए एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज, environmental pollution and smoking related disease, environmental pollution and smoking related disease, and one of the chronic obstructing pulmonary disease, one of the chronic obstructing pulmonary disease, one of the chronic ऑब्स्ट्रक्टिंग पल्मोनरी डिजीज। हिंदी में लिखिएगा यह एक प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण, यह एक प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण व धूम्रपान से जुड़ी बीमारी है, पर्यावरणीय प्रदूषण व धूम्रपान से जुड़ी बीमारी है, पर्यावरणीय प्रदूषण या धूम्रपान से जुड़ी बीमारी है, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज के नाम से जाना जाता है, COPD, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज, इसे बोलते हैं COPD। तो आप दो बीमारियां COPD होती हैं, एक तो एम्फाइसीमा, एक होती है ब्रोंकियाइटिस, जो COPD में आती हैं। तो ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है। देखिए यह एक प्रकार की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज है, COPD डिजीज है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज या COPD डिजीज है। आगे बढ़ाना। देखिए इसमें वायुकोश में काला धुआं या टॉर भर जाता है, इसमें वायुकोश में काला धुआं या टॉर भर जाता है, वायुकोश में काला धुआं या टॉर भर जाता है, जिससे फेफड़े के ऊतक खराब होने लगते हैं, जिससे फेफड़े के ऊतक खराब होने लगते हैं, जिससे फेफड़े के ऊतक खराब होने लगते हैं। अंग्रेजी में लिखिएगा alveoli is filled with black, धुआं क्या बोलेंगे, स्मॉग, ब्लैक स्मॉग और टॉर, fill up with black smog or tar, black smog or tar due to reason gradually damage the lung tissue, due to reason gradually damage the lung tissue and especially lung cancer, due to damage gradually lung tissue and especially lung cancer। तो ये होगा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का आशय क्या हुआ, लंग का काला पड़ जाना। एक और बीमारी है एम्फाइसीमा के बाद, हाँ, ब्रोंकाइटिस। लिखिएगा ब्रोंकाइटिस, लिखिएगा ब्रोंकाइटिस, इसके बाद लिखिएगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंची पढ़ा ना आपने, ब्रोंची में सूजन हो जाता है, इसमें इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंची, लंग्स ब्रोंची। लिखिएगा इसमें फेफड़े की श्वसनिका में, इसमें फेफड़े की श्वसनिका में सूजन, इसमें फेफड़े की श्वसनिका में सूजन हो जाता है, इसमें फेफड़े की श्वसनिका में सूजन हो जाता है और तीव्र संक्रमण, फेफड़े की श्वसनिका में सूजन हो जाता है और तीव्र संक्रमण, यह भी COPD के तहत आती हैं, यह भी COPD के तहत आती हैं।
अब अंग्रेजी में लिखिएगा, लिखिएगा, देखिए, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रॉन्ची, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स and severe infection, and severe infection due to inflammation in bronchi of lungs and severe infection. एक और नेक्स्ट पॉइंट लगेगा, it is a COPD disease, it is a COPD type disease, it is a COPD type disease. इसके बाद अगली बीमारी है न्यूमोनिया, ये तो मेन है ना, निमोनिया। यहां पर बलगम भर जाता है ना। एक होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, बैक्टीरिया है कि वायरस? बैक्टीरिया है, जिसका प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे एल्बियोली पर आकर के पस या बलगम जमा कर देते हैं, जिससे कि O2 और CO2 का आदान प्रदान बाधित हो जाता है। तो लिखिएगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूमोनिया एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए, न्यूमोनिया एक प्रकार की जीवाणु संक्रमण है, न्यूमोनिया एक प्रकार का जीवाणु संक्रमण है। न्यूमोनिया एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन in which alveoli is filled up with pus, in which alveoli is filled up with pus and alveoli is filled up with pus and the exchangement of gases is reduced, and the exchangement of the gases is reduced. हिंदी में लिखिएगा, इसमें हमारी वायुकोष बलगम से भर जाते हैं, इसमें हमारे वायुकोष बलगम से भर जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान बाधित हो जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान बाधित हो जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान बाधित हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान बाधित हो जाता है। इसके बाद लास्ट है आस्थमा। देखिएगा हेडिंग क्या, अच्छा लास्ट कई बार बोल दिया क्या? अच्छा लिखिएगा, लास्ट है ये आस्थमा। ये भी इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम है ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चियोल्स एंड विंड पाइप में। लिखिएगा, लिखिए इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम इन ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चियोल्स, inflammation problem in bronchi, bronchioles and windpipe. Inflammation problem in bronchi, bronchioles and windpipe. देखिएगा हिंदी में, श्वसनी, श्वसनिका और वात नली में, श्वसनी, श्वसनिका और वात नली में सूजन की समस्या, श्वसनी, श्वसनिका और वात नली में सूजन की समस्या, श्वसनी, श्वसनिका और वात नली में सूजन की समस्या, श्वसनी, श्वसनिका और वात नली में सूजन की समस्या। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां रही हैं जो किससे जुड़ी रही? मुख्य तौर पर श्वसन से जुड़ी हुई। अगला टॉपिक है ह्यूमन नर्व सिस्टम। हेडिंग तो डाल लो, ये कहने को हो जाए कि प्रवेश कर चुके हैं, है ना। लिखिएगा हेडिंग ह्यूमन नर्व सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र। तो कल इसको समाप्त कर लेते हैं, है ना। तो बढ़िया से खा पी के आना, नाश्ता करके 8 बजे, और 12 बजे तक काम कर लेते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन समय नशा करते हैं भैया? नशा करना अपराध है? अब करता है तो उसकी समस्या है, ऐसे डॉक्टर के पास ना जाइए। अब मैं कैसे करूं, डॉक्टर करता है। कुछ डॉक्टर मिलते हैं जो शराब पी के ऑपरेशन कर देते हैं और वही कैंची छोड़ के चले आते हैं, हैं?
ठीक है, क्या हुआ? नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, हम पढ़ाते रहेंगे। मौका मिला है, खींच लो।